नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आप फिर से जुड़ चुके हैं आर्ट एंड कल्चर के इस कक्षा में। दोस्तों, हम लोग प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं अपने आर्ट एंड कल्चर के उन सभी टॉपिक को जो मुख्य रूप से अभी इस वर्ष चर्चा में रहे 2025 में। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके कारण यह चर्चा में रहा और मुख्य रूप से जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इसको शामिल किया गया, इसके कारण इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। दोस्तों, हम बहुत अच्छे तरीके से इस पर बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले इसके महत्व को जानते हैं। दोस्तों, इन ग्रंथों के असाधारण सार्वभौमिक जो मूल्य हैं दोस्तों, उनको जो है वैश्विक मान्यता यह देता है। और भारत की स्थिति पर अगर नजर डालें तो अब इस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भारत की कुल 13 प्रविष्टियां हो गई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो एंट्रीज हैं वह 13 हो गई, 13 प्रविष्टियां आपको देखने को मिल रही हैं। और हाल ही में जो भगवत गीता है और जो नाट्य शास्त्र है, इसको शामिल किया गया है। भगवत गीता को आपको पता होगा कि ईश्वर का गीत कहा जाता है और यह भारत के मुख्य रूप से यह महाभारत के जो भीष्म पर्व है उसका हिस्सा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें 18 अध्याय आपको देखने को मिलेंगे, 700 श्लोक आपको देखने को मिलेंगे, यह आप ध्यान रखिएगा। और इसकी रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा करी गई है, लगभग 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी बीसी के आसपास। अगर हम कोर फिलॉसफी की इसके बात करें तो निष्काम कर्म की बात जो है करता है, फल की इच्छा के बिना कर्तव्य करना जो है बताया गया है। त्रिमार्ग की बात करी जाती है, मोक्ष के जो 3 मार्ग हैं जैसे कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों मार्ग के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक प्रभाव की बात करें तो इसने मध्यकाल में आप देखेंगे जो भक्ति आंदोलन है इसको आधार दिया। जैसे असम में शंकरदेव की बात कर लें, समन्वयक की बात करें तो यह वैदिक परंपराओं के साथ बौद्ध और जो जैन दर्शन है दोस्तों, इसके कुछ नैतिक मूल्यों का भी एकीकरण करती है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नाट्य शास्त्र को भी शामिल किया गया है। तो नाट्य विद्या का विज्ञान कहा जाता है और इसके उपनाम के संदर्भ में हम देखें तो इसे हम 5वां वेद कहते हैं। आपने 4 वेदों का नाम तो सुना होगा, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन जो नाट्य शास्त्र है इसको 5वां वेद कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्यों इसे कहा जाता है? तो दोस्तों, क्योंकि यह ज्ञान को मनोरंजन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाता है, तो मुख्य रूप से इसके कारण ही इसे 5वां वेद कहा जाता है। इसके रचयिता भरत मुनि है, लगभग 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास इसकी रचना हुई है। और केवल यह नाट्य नहीं है दोस्तों, बल्कि आप देखेंगे जो अभिनय है, जो नृत्य है, जो संगीत है और जो रस सिद्धांत है, मुख्य रूप से इसका विस्तृत विश्वकोश इसमें आपको देखने को मिलता है, जो नाट्य शास्त्र है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो संगीत का महत्व है, तो आप देखेंगे भारतीय संगीत वाद्य यंत्र जो मुख्य रूप से आप देखेंगे इसके वर्गीकरण पर सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ यह देखने को मिलता है। इसके अलावा नाट्य उत्पत्ति के संदर्भ में देखें तो इसमें प्रदर्शन कलाओं की जो उत्पत्ति है उसकी कहानी दी गई है और नाट्य वेद का प्रतीक इसको माना जाता है। ठीक है, जो नाट्य उत्पत्ति है, इसके संदर्भ में इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप ठीक से आंसर कर पाएंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे यूनेस्को का जो मुख्य रूप से मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, इस कार्यक्रम और भारत के संदर्भ में तो इसकी शुरुआत कब हुई, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। 1992 में इसकी शुरुआत होती है दोस्तों। किस उद्देश्य के साथ? तो उद्देश्य यह होता है कि लुप्त हो रही जो दस्तावेजी विरासत है उसका संरक्षण कर दिया जाए, जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड है इसमें। प्रबंधन की बात करें तो 14 सदस्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति होती है, इसके द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। और भारत में जो इसकी नोडल एजेंसी है वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के संदर्भ में हम देख रहे हैं, भारत में जो नोडल एजेंसी देखने को मिलती है वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आपको देखने को मिलती है, जो आप देखेंगे 2014 से नामांकन का काम देख रहा है कि जो है किसका नामांकन इसमें करना है, किसका नहीं करना है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि अन्य महत्वपूर्ण भारतीय जो प्रविष्टियां हैं, 2024 में क्षेत्रीय रामचरितमानस को इसमें ऐड किया गया है, पंचतंत्र 15वीं सदी के इसको ऐड कर दिया गया है इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो सहदालोक लोचन है इसको भी किया गया है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ऋग्वेद, शांतिनाथ चरित्र और जो अभिनव गुप्त पांडुलिपि है, यह जो है इसमें ऑलरेडी पहले से ही इनके प्रविष्टियों में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनेस्को जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम है और भारत के संदर्भ में जो इंफॉर्मेशन है वह। ठीक है, समझ में आया आपको?
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल है आपके मन में शायद गूंज रहा होगा, अगर आप नहीं जानते होंगे कि सर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड और वर्ल्ड हेरिटेज में क्या अंतर है। ठीक है, काम तो ऐसे ही करता नजर आता है। तो इसकी विशेषता के संदर्भ में आप देखें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है और जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड है, इनमें आप कंपैरिजन करेंगे तो जो मुख्य रूप से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों, इसका जो मुख्य फोकस होता है वह भौतिक स्थल यानी कि जो फिजिकल साइट्स हैं उनको जो है संरक्षित करना। जैसे कि आप देखेंगे जो इमारत हैं, जो स्मारक हैं, जो शहर है या जो प्राकृतिक स्थान है, ठीक है। और इसकी जो प्रकृति होती है यह अचल होती है, ठीक है, अचल संपत्तियों के लिए है, ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 1972 में विश्व विरासत कन्वेंशन के तहत शुरू किया गया था, आप लोग जानते होंगे। भारत के संदर्भ में देखें तो ताजमहल, लाल किला जो आपका है, और इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क है, यह सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चिन्हित है, आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा इसके उद्देश्य की बात करें तो आपको पता होगा कि उन स्थलों की रक्षा करना इसका उद्देश्य होता है जो उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, मुख्य फोकस के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में, कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, उदाहरण के तौर पर भारत के कौन से स्थल हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, और साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है। ठीक, यह समझ में आ गया। अब मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड क्या है। दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो मुख्य फोकस है वह दस्तावेजी विरासत के संदर्भ में है, डॉक्यूमेंट्री जो हेरिटेज है उसके संदर्भ में आपको देखने को मिलता है। यह पांडुलिपि, पुराने किताब, इसके अलावा जो ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड्स हैं और जो आर्काइव हैं, इनको जो है संरक्षित करता है, इनको जो है मुख्य रूप से स्पेसिफाइड करता है, इनको सहेजता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा इसकी प्रकृति चल है, मूवेबल संपत्तियों के लिए भी है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा इस कार्यक्रम की शुरुआत की बात करें तो 92 में अभी हमने देखा कि इसकी शुरुआत हुई थी, और मुख्य रूप से जो लुप्त हो रही दस्तावेजी विरासत है उनका संरक्षण करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी, जो यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा इसमें जो ऋग्वेद की पांडुलिपियां हैं, अभी भगवत गीता शामिल हो गया, इसके अलावा नाट्यशास्त्र, शांतिनाथ चरित्र, यह सभी आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रमुख प्रविष्टियां हैं इसमें देखने को मिल जाती हैं भारत से, ठीक है। और इसका उद्देश्य अगर हम समझने का प्रयास करें तो आपको शायद क्लियर ही हो गया होगा कि दस्तावेजों के क्षय जो डिकाय है दोस्तों, इसको रोकना और उन्हें डिजिटली दुनिया के लिए सुलभ बनाना, इसका उद्देश्य है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड का, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जहाँ हमारे जो है अचल संपत्तियों के लिए है, मुख्य रूप से जो ताजमहल, लाल किला, काजीरंगा पार्क, इन सभी स्थलों को जो है मुख्य रूप से संरक्षित करता है। वहीं पर हमारा जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड है यह दस्तावेजी विरासत के रूप में देखने को मिलता है, चल संपत्तियों के लिए होता है, और मुख्य रूप से जो लुप्त प्राय दस्तावेज लुप्त प्राय होने के कगार पर हैं उनको जो है बचाने का प्रयास करता है, ठीक है। यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, आप लोग एक बार कंपैरिजन को देख सकते हैं, ठीक। तो आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। संस्कृति आईएएस से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।